हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। और बेसिकली आज हम प्रूफ करने वाले हैं वर्क डन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटीग्रल ई स्क्वायर एंड डी वॉल्यूम। ये है हमारा वॉल्यूम एलिमेंट। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि हम वर्क डन को किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए किस तरह से डिफाइन करते हैं। सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, देयरफॉर ये अगर प्लस चार्ज मान लेते हैं हम, तो इससे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी हमारी। और सपोज हमारे पास कोई टेस्ट पार्टिकल है यहाँ पे Q, तो ये इसकी वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो फोर्स होगा यानी Q इंटू ई। अब मान लीजिए हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इसे मूव करना है। सपोज ये पॉइंट A पे है और हमें इसे मूव करना है B पे, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ताकि ये वर्क डन कितना होगा, ये वर्क डन आपको मिनिमम कितना करना पड़ेगा, ये वर्क डन मिनिमम क्या होगा, माइनस ऑफ क्यू ई। मीन्स कि अगर आपको ये फोर्स 5 न्यूटन का लगा रहा है, तो आप अगर -5 न्यूटन अगर इसके अपोजिट में लगाएंगे तो आप उसे, दैट इज द मिनिमम फोर्स that you can move this charge। तो that is the concept that you have to apply minus QE। अब हमें माइनस QE चार्ज फोर्स लगाना है इस चार्ज को मूव करने के लिए बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होगा K/Q/R²। और ये Q क्या है, Q हमारा पॉइंट चार्ज है और ये Q हमारा टेस्ट चार्ज है। देयरफॉर वर्क डन क्या हो गया, हमें पता है वर्क डन की जो जनरल फॉर्मूला होते हैं वो क्या होती है, F.dl। dl मीन्स दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम सम पॉइंट AB, लेट्स से RA टू RB। ना इन दिस केस हमारे पास क्या चार्ज पार्टिकल है जिसे हम कर रहे हैं RA टू RB मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स dl। अब आपको पता है कि हमारे पास एक डेफिनेशन आती है कि E इंटू डी एल माइनस ऑफ E इंटू डी एल RA टू RB, हम डिफाइन करते हैं इसको विथ V से, और V एट पॉइंट RB माइनस V एट पॉइंट RA। ये आपको डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। ये डेफिनेशन कैसे आती है, मीन्स कि हम ये करते हैं E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल V, तो इसे हम लिख सकते हैं लेट्स से डेल V ओवर डेल L। और जब हम इसको इंटीग्रल में डालेंगे तो क्या होगा, इसे अगर मैं इंटीग्रल में डाला तो Q इंटू डी वी ओवर डी एल। Q एक कांस्टेंट का पार्टिकल है, डी एल कैंसिल हो जाएगा, और डी वी का जब हम इंटीग्रल करेंगे RA टू RB डालेंगे तो ये हमें क्या देगा, Q V ऑफ RB एट V ऑफ RA। दैट इज द वर्क डन यू हैव टू अप्लाई। तो वर्क डन के हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि वर्क डन इनटू V ऑफ एट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल को हमारा जो वर्क डन होगा उसमें क्या होगा, ये स्टोर होगा, ये एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी, जिस चार्ज पार्टिकल में स्टोर हो जाएगी जब हम उसे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने की कोशिश करेंगे फ्रॉम एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट में, एंड दैट वी कॉल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लीजिए हमारा एक रेफरेंस पॉइंट, सपोज ये RB है, सॉरी ये RB ये R है, सपोज हमने रेफरेंस पॉइंट सेट कर दिया इन्फिनिटी पे, मीन्स कि हमारा चार्ज इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से हम किसी एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि V एट इन्फिनिटी इज 0। देयरफॉर वी हैव द प्रॉपर डेफिनेशन विच इज लाइक दिस, W इज इक्वल टू V इंटू Q। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ the work done stored in this charge particle, it is Q, that is our test charge particle। तो ये हमारी क्या होगी, वर्क डन हो गई। अब द थिंग इज दैट यू नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारी क्या है, कंजर्व्ड एक फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। देयरफॉर ये जो होगा चाहे हम किसी भी पाथ में ले जाएं, यानी कि अगर Q चार्ज को हम इस पाथ से इस पॉइंट में लगे या इस पाथ से इस पॉइंट में लगे, ये कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज ये जो इंटीग्रल है ये एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। ये जो इंटीग्रल है ये हमारी एंड पॉइंट पे डिपेंड कर रही है। इट डजंट केयर अबाउट कि हमारा इनिशियल और हम किस पाथ को फॉलो करते हैं, चाहे हमने इस पाथ को फॉलो कर रखा है, इस पाथ को फॉलो कर रखा है, डजंट मैटर। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपकी फील्ड कंजर्वेटिव होगी तो आपका जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, कंजर्वेटिव वर्क डन होगा। देयरफॉर वी कैन इजीली डिफाइन Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q इंटू VR। अब बात यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, हम कुछ इसको जनरलाइज करते हैं। लेट्स जनरलाइज दिस वर्क डन। सपोज हमारे पास कुछ नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है, सपोज एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब ये बताना है कि वर्क डन इन सब चार्ज पार्टिकल्स के लिए क्या होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि चलो n नंबर के लिए हम नहीं करते हैं, लेट्स से n इज इक्वल टू हमारा क्या 3 है, 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, मान लिया मैंने Q1 Q2 एंड Q3, और ये तीनों क्या इन्फिनिटी पे है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, इन तीनों के बीच अगर हम लेके आए इनको एक पर्टिकुलर सिस्टम में, पर्टिकुलर एक डिस्टेंस में, तब इस पे पोटेंशियल, इस पे वर्क डन क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि हमने Q1 को एक बहुत दूर से लेके आया और यहाँ पे रख दिया Q1 को, अब इसे आप रख दो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करो, आप ब्रिंग लेके आओ Q2 को। अब हमने क्या किया, Q2 को पकड़ा और Q2 को लेके आ गया। अब बिकॉज हमने जब Q1 को यहाँ रखा इसकी वजह से फील्ड होगा, और Q2 को जब यहाँ रखे तो ये वर्क डन होगा कुछ, और लेट्स से ये वर्क डन कितना है, R12। तो Q2 पे वर्क डन क्या हुआ, W2 हम मान लेते हैं, K1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q2 पे कितना वर्क डन हुआ, किसकी वजह से, Q1 की वजह से, डेट इज Q1 R12 बाई R2। तो बेसिकली हमें क्या दिखाना है, पोटेंशियल निकालना, बिकॉज हमने ऑलरेडी क्या रखा था किस पे आप निकाल रहे हो, एंड ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। तो जब हमारे पास तीन चार्जेस हैं, एक चार्ज को हमने इन्फिनिटी पे लेके आया, अब जब ये वर्क किस में करेगा, कोई भी चार्ज वर्क करेगा अगेंस्ट द फील्ड, तो Q2 को जब मैं लेके आया तो इसके फील्ड के अगेंस्ट वो काम करेगा, Q1 के फील्ड के अगेंस्ट वो काम करेगा। देयरफॉर हमने यहां लिखा Q2 पे कितना चार्ज होगा, ड्यू टू Q1। सिमिलरली आप अगर एक चार्ज और लेके आते हो Q3 पे, तो ये क्या करेगा, इसकी वजह से भी इस पे वर्डन करना पड़ेगा और इसकी वजह से भी इस पे वर्डन होगा। तो लेट अस से ये R13 हो गया और ये क्या होगी, R23। W3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q3 पे हमारा, Q3 को हमें वर्डन करेगा, मीन्स हमें उस पर अगेंस्ट द फोर्स काम करना पड़ेगा, ड्यू टू Q1 R13, ठीक है। प्लस ये मैंने मान लिया अगेन Q3 किस पे काम कर रहा है, मान लीजिए कि मैं ऐसा नहीं करता और मैं करता ये कि Q2 पे R12। तो टोटल जो पोटेंशियल होगी या टोटल एनर्जी होगी स्टोर होगी इस सिस्टम की, वो कितनी हो जाएगी, W इज इक्वल टू W2 प्लस W3, बिकॉज W1 हमें कैरी नहीं करना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमारे पास बन के आ जाइए, वो क्या बन के आएगा, एक बन के आएगा Q2 ओवर Q1 R12 प्लस Q3 इंटू Q1 R13 एंड Q2 इंटू Q3 R12। डेट इज द, सॉरी ये क्या था मेरा R23 था, देयरफॉर ये हो गया मेरी R23, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम क्या होगी मेरी, ये होगी कि Q1 मल्टीप्लाई हो रहा है Q2 से, Q1 मल्टीप्लाई हो रहा है Q3 से, एंड वन चार्ज जो लेफ्ट बचा है Q2 इंटू Q3, डेट इज द वर्डन ऑफ द सिस्टम। अच्छा, इसे जनरलाइज कैसे करेंगे हम n चार्जेस पे, अगर हमारे पास n सिस्टम ऑफ चार्जेस होगा। तो आपने देखा कि हमें पहले क्या करना है, वर्डन लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है। अब सपोज आपने पहले क्या किया, एक चार्ज लेके आया, लेट्स से इसको मैंने क्या Qi इज इक्वल टू 1 मैंने लिखा, और यहाँ पे इसी तरह से हम n नंबर चार्ज को लेके आएंगे। जब मैंने Qi लेके आया तो हमने क्या देखा कि एक दूसरा चार्ज को जब हम लेके आते हैं Qj विच इज़ नॉट इक्वल टू i है, तो मैंने ये कहा कि चलो ये इससे इक्वल नहीं करते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ देखा जब हम Q लेके आए तो यहाँ पे क्या होगा, 1 के बदले हम यहाँ 2 लेके आए थे, तो हैंस वी कैन से दैट i, ये क्या होगा, अगर यहाँ 1 लेके आया तो यहाँ 2 होगा, देयरफॉर j हैज टू बी ग्रेटर देन i, और इस पे क्या लगेगा Rij, ठीक है। या तो फिर आप क्या कहोगे, ये R12 हो जाए बिकॉज Rij इज इक्वल टू Rji, इस पे कोई डिफरेंस नहीं होगा बिकॉज दैट इज ए मैग्नीट्यूड, तो इस पे हम कोई डिफरेंस नहीं लेंगे। दैट इज द ट्रिपल डेफिनेशन ऑफ वर्डन। तो समझ में आया, और ये भी कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी, जितनी भी चार्ज आप लेके आ रहे हैं। तो हम इसको डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं, सपोज कि हमने यहाँ पे लाया कि i इज इक्वल टू 1 to n Qi, और मैं यहाँ क्या करूँगा, j इज ग्रेटर देन 1 n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली जो Qj है वो क्या काम करता है, वो एक पोटेंशियल की तरह काम कर जाएगा। तो एक I पे हमारा क्या चार्ज आया बेसिकली, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा ये हमारा एक सिस्टम धीरे धीरे बनता गया, और I पे यानी कि रिवर्स हम सोचते हैं कि अगर ये मेरा सिस्टम पूरा कलेक्शन ऑफ पार्टिकल बन गया तो ये I ऑफ पार्टिकल पे क्या लगाएगा। और हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि चलो भाई Qi इंटू बन जाएगा क्या, ये मेरा V ऑफ Ri। बट यहाँ पे ये स्टोरी एंड नहीं होती, बिकॉज हमने जो ये समेशन स्टार्ट किया है वो क्या करते हैं, j इज ग्रेटर देन 1 किया। इसको हम रीडिफाइन करते हैं और इसको हम इस तरह सोचते हैं कि चलो इसको हम कैसे करेंगे, i इज इक्वल टू 1 कर दिया हमने अप टू n विच इज माई Qi, और लेस से इसे मैंने कर दिया j इज नॉट इक्वल टू i। तो j आप बना नहीं करते हैं, और j हम ये कहते हैं कि j इज नॉट इक्वल टू i है, और सब कुछ सेम टू सेम लिखते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगा, चलिए हम इसे देखते हैं Rij। तो चलिए इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्या मिलता है। मान लीजिए कि हमारा जो n है वो क्या है, 3 है, तो हम कैसे लगाएंगे इसको, n अगर 3 है तो मीन्स कि मैं पहले लिखता हूँ i इज इक्वल टू 1 to 3 एंड j इज नॉट इक्वल टू 1, और ये भी 3 जाएगा, Qij जाएगा, है ना, सॉरी Qj जाएगा ये, और ये मेरा आ गया Irj। तो चलो ठीक है, पहले मैं Q1 के लिए देखता हूँ। Q1 के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, J क्या बनेगा मेरा, J हैज़ नॉट बी इक्वल टू I, तो J क्या ले सकता है वैल्यू, J लेगा मेरा 2 और 3, तो मैं यहाँ देखूंगा Q2, ठीक है, पहले मैंने देख लिया Q2 R, और यहाँ क्या होगा, I मैंने लिया 1 और J मैंने 2 लिया। फिर सिमिलरली हम यहाँ करेंगे 3 तक जा सकता है, तो Q3 R13 पहला आ गया, दूसरा मेरा अगेन आया Q2, तो Q2 तो J इक्वल होगा नहीं कि I के, मीन्स के J हम 2 कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ 1 तो कंसिडर कर सकते हैं ना। तो पहला था मेरा I 2 1 एंड देन J मेरा बन जाएगा 3, तो Q 2 3।
एंड सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे डाला Q3 कि अगर मेरे पास 3 चार्ज है, तीसरा चार्ज मैंने लिया, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, ऑप्शन के Q1 बचेगा, R31 बचेगा यहाँ मेरे पास, एंड प्लस Q और ये 32 बचेगा। मैंने ऑलरेडी कह रखा कि ये जो R1 है R2 है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि Q1 Q2 ये 2 बार आ रहा है, Q3 और Q1 Q3 2 बार आ रहा है, और सिमिलरली Q2 Q2 2 बार आ रहा है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन यूज करता हूं तो सिस्टम क्या होगी, आपस में एक साथ ओवर काउंटिंग हो रही है। तो प्रॉब्लम किसकी हो गई, ओवर काउंटिंग की प्रॉब्लम हो गई। अब इसे बचे कैसे, सिंपल, इसे क्या करेंगे, आप लेस काउंटिंग करो, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम तो मुझे मिल गया। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 1/2 QI इज इक्वल टू 1 to 1, J इज नॉट इक्वल टू I, और मैंने यहाँ N रखा QJ ओवर RIJ। सही है ना। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ मैं लिख देता हूँ। देयरफॉर मैंने ऑलरेडी क्या रखा है, इसे क्या है, इसे मैं कहता हूँ, ये मेरा क्या रखा हुआ है, I इज इक्वल टू 1 एंड QI, और मैं ऐसे कर दिया V ऑफ RI। तो हमारी जो वर्टन की जो फॉर्मूला आ गया वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आ गया कि हाफ I इज इक्वल टू 1 N QI V R है। तो ये एक सटीक डेफिनेशन हुआ। अब हमें किसी चीज़ की भी वरी नहीं करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ है, सब कुछ एक साथ आ गया। एंड बशर्ते ये है कि I इज नॉट इक्वल टू J। अब यहाँ पे J का भी कोई पंगा नहीं हुआ, बट इस डेफिनेशन में हमें एक पंगा था कि J हैज़ टू बी ग्रेटर देन I। सो दिस इज आवर मेन डेफिनेशन ऑफ वर्क डन वेयर वी हैव सम चार्ज, हमारे पास कुछ चार्ज है और उसकी वजह से पोटेंशियल हमें कुछ मिल रही है। अब बात करते हैं हम अगर इसे इंटीग्रल फॉर्म में चेंज करें तो क्या होगा। जैसे ही हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इंटीग्रल फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ ले सकते हैं हाफ, ओके। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंटीग्रल करेंगे, बिकॉज ये हमारा क्या है, एक चार्ज बन जाएगा, इसे हम सोर्स कर देंगे। सोर्स हमारा क्या है, तो सोर्स को हम ले सकते हैं रो टाइम्स dV एंड VR। बेसिकली ये VV आपको अगर कंफ्यूजन रहेगा तो मैं वॉल्यूमेट्रिक के लिए क्या लिख दूंगा यहाँ पे d टाउ, और ये d टाउ वाली जो डेफिनेशन है वो आपको ग्रिफिथ्स में भी मिलेंगी। अब Q को हमने क्या, QI को ही हमने क्या करेंगे, ट्रांसफर कर दिया किस पे, रो इनटू d टाउ पे कंसिडर कर दिया, एंड V इज ड्यू टू सम ऑल द चार्जेस। ओके, तो मैं क्या करते हैं, इसे रिवर्स कर दिया। चलो भाई ठीक है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज बन गया मेरा, एंड हाफ रो बाई एप्सिलॉन। चलो अब आप ये कह सकते हैं कि इस डेफिनेशन को हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, इस डेफिनेशन को हम यूज कर सकते हैं हाफ लैम्डा टाइम्स DL अगेन VR, इसी को हम यूज कर सकते हैं बिकॉज Q इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स DA VR। ओके, तो ये इंटीग्रल फॉर्म है, और किसी भी तरह की अगर हमें चार्ज डेंसिटी दी हुई होगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें दिया हुआ रहेगा, तो हम उसे उसके लिए वर्डन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमारा रोल यहाँ पे नहीं है, हमारा रोल है अंडरस्टैंड करना कि किस तरह से हम थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन देके जाएं। हमें गॉस ने पहले ही सिखाया था, ये गॉस का एक डिफरेंशियल फॉर्म होता है। डिफरेंशियल फॉर्म क्या कहा उसने, तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। तो देयरफॉर रो को हम ले सकते हैं क्या, एप्सिलॉन डेल डॉट ई। ये जो एप्सिलॉन है वो क्या है, फ्री स्पेस पैरामीटर है। तो अब हमारे इस डेफिनेशन से क्या फर्क पड़ जाएगा, हमारे इस डेफिनेशन से फर्क ये पड़ेगा कि हाफ, अभी जो मैंने लिखा रो, और यहाँ पे मेरा था v एक स्केलर फंक्शन है, तो ये डॉट समझना मत समझना, इसे हम कह सकते हैं रो इनटू VR, डेट्स ऑल, एंड d टाउ। तो मैं ऐसे ले सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट बाई 2 डेल डॉट E, ओके, एंड V विच इज R d टाउ। ओके, अब ये जो डेल डॉट E है ये क्या हो गई, हमारी डॉट प्रोडक्ट हो गई, और ये जो हमारी क्या स्केलर क्वांटिटी है। अब बात यह है कि इस चीज़ को हम करें तो करें कैसे, और यहीं पे एक ट्रिक समझने की ज़रूरत है। तो इसे हम इस तरह के इंटीग्रल करते कैसे हैं हम, तो पहले ध्यान से देखना कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का दिया हुआ रहेगा, लेट्स से डेल डॉट सम स्केलर फंक्शन f और सम एक वेक्टर क्वांटिटी है a, f इज ए स्केलर क्वांटिटी और ये मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और d टाउ हमें दिया हुआ है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं चेन रूल अप्लाई करूँगा। तो बेसिकली अगर हम ये करें कि a वेक्टर कर दें और डेल डॉट, ये जो डाइवर्जेंस हो रहा है स्केलर फंक्शन का डाइवर्जेंस नहीं होता, तो वो बेसिकली क्या होता है, डॉट करेंगे डेल f, ग्रेडियंट बन जाता है d टाउ प्लस, यहाँ क्या होगा, एंड सेकेंडली वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि f यहाँ रखें और डेल डॉट a, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके लिए हम डाइवर्जेंस ले सकते हैं। अब ये देखिए ये पूरा का पूरा डाइवर्जेंस हो गया और एक क्लोज्ड सरफेस पे है। क्लोज्ड क्या है, सरफेस पे पूरा वॉल्यूम जो है वो पूरी तरह से क्लोज्ड है। तो हम इसे क्या करते हैं, स्टोक्स थ्योरम से हम इसे डाइवर्जेंस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, इसे सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो वी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू सरफेस इंटीग्रल। तो क्या होगा, ये एफ ए डॉट डी ए,
और ये सरफेस इंटीग्रल हो गया, और बाकी ये सब पूरा का पूरा वॉल्यूम इंटीग्रल में होगा। लेट्स से डिनोट बाई वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू ए डॉट डेल एफ, ठीक है, डी टाउ प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डेल डॉट ए डी टाउ। अच्छा, अब हमारे यहाँ से हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है, डेल डॉट ई वी आर। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, वॉल्यूम है, डेल डॉट ई, उसके बाद एक स्केलर फंक्शन है वी एंड डी टाउ, ये मिल गया आपको। तो हम इसे कैसे ले सकते हैं, हम इसे ले सकते हैं कि चलो भाई यहाँ पे ई है लगा दो, डेल है उसके बाद वी लगा दो और फिर डी टाउ लगा दो, और ये सरफेस इंटीग्रल में इस तरह से चेंज हो जाएगा कि वी यहाँ लगा दो और ई डॉट डी ए लगा दो। हैंस हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं इसके लिए कि ये कुछ नहीं था भाई, ये वॉल्यूम ऑफ डेल डॉट ई वी डी टाउ कैन बी रिटन एज माइनस, इससे हम लिखेंगे यहाँ ई डॉट डेल वी, ओके, डी टाउ प्लस ये जो मेरा सरफेस इंटीग्रल है इसे मैंने लिख दिया वी ई डॉट डी ए। अब यहाँ खेल शुरू होता है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी होता है, ठीक है ना। ये कंजर्वेटिव फोर्स है और हम इसीलिए एक पोटेंशियल को लेके हम एक कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया, बिकॉज ये जो हमारा था वो क्या था। अच्छा, हम देख लेते हैं ना उसे कि ये क्या था, हमने डिफाइन कर रखा है, ये हमने डिफाइन कर रखा है एप्सिलॉन नॉट बाई 2। तो यहाँ हर जगह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट बाई 2, एप्सिलॉन नॉट बाई 2, एप्सिलॉन नॉट बाई 2, ओके। इसमें कोई हार्म नहीं है। एप्सिलॉन नॉट बाई 2 क्या है मेरा, वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस। अच्छा, इसको मैं अगर ये डिफाइन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली एप्सिलॉन बाई 2 इंटीग्रल, ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल रहेगा डेल वी अगेन डेल वी एंड डी टाउ प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 सरफेस इंटीग्रल वी ई डॉट डी ए। अब क्या हो सकता है, अब देखो इस इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल हो रहा है वो बेसिकली एक सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो सरफेस है बेसिकली, एक समझ लो गॉसियन सरफेस पे हो रहा है या फिर कोई भी एक सरफेस है उस पे हो रहा है। और हमने ऑलरेडी देख रखा है, इससे पहले हमने प्रॉब्लम्स भी किया था, अगर कोई सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उस पर हमने कोई गॉसियन सरफेस भी बना लिया कितना भी दूर, ठीक है ना, और उससे हम आउटसाइड जा रहे हैं, बेसिकली उसको अगर हम इनक्लोज भी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी होती है वो 1/r² से वेरी होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे वेरी होगी, पोटेंशियल को अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो वो क्या होगी, वेरी होगी 1/r से। तो कुल मिला के जो इसकी प्रोडक्ट है वो किस तरह से वेरी होगी, 1/r³ से। मान लो कि ये जो पूरा सरफेस है वो क्या क्लोज सरफेस है और हम उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे किससे, स्फेरिकल सरफेस एरिया से, तब उसकी जो ये प्रोपोर्शनल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल होगा r² से, 4/r²। ये कैंसिल हो गया तो स्टिल वो क्या होगा 1/r। मान लो कि ये जो पूरा सरफेस है वो क्या होगा, पूरा इन्फिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि मैं कवर तो इन्फिनिटी कर सकता हूँ, जितना चाहे उतना चार्ज मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने बहुत सारा चार्ज यहाँ डाला, बहुत सारा चार्ज डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस सरफेस एरिया को और ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करूँगा। बेसिकली मैं जितना दूर जाऊँगा उतना क्या होगा, ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि एज r गोज टू इन्फिनिटी ये जो पूरी इंटीग्रल है वो 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी जो रेडियस है वो बढ़ती जाएगी या फिर सरफेस एरिया पूरा बढ़ता जाएगा, ये जो इंटीग्रल है वो वैनिश हो जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल हैज़ टू बी वैनिश एट द इन्फिनिटी। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचता है क्या, इसे ये वाला। अच्छा, हम तो ये भी कर सकते हैं, बेसिकली मैं ये करना चाहता हूं कि इसको मैं इस तरह से नहीं लिखते, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ई डॉट ई, खत्म बात। अब यहां में देखने की बात है कि जैसे जैसे हम चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने वॉल्यूम के अंदर लेंगे, सरफेस एरिया के अंदर लेंगे, तो होता क्या है, बेसिकली ये वॉल्यूम है, सरफेस एरिया तो है नहीं। तो हमने ऑलरेडी देख रखा है कि जितनी चार्जेस आप लोगे एक वॉल्यूम के अंदर, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, चाहे आप इन्फिनिटी पे क्यों ना चले जाओ। इन्फिनिटी पे क्या होगी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, वो डिक्रीज नहीं होगी, बिकॉज ये वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल है। तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा धीरे धीरे, दिस विल टर्म गोज टू 0 एंड दिस विल टर्म हैज सम पोटेंशियल, कि ये हमेशा कुछ ना कुछ देगा आपको। Therefore, what we can do here, we can write W is equal to epsilon naught by 2 integral E square d tau. So that is the proof, that is QE into T. Hence proved. Therefore, what is the electric field due to electric field? W is equal to epsilon by 2 E square d tau. और E square कहाँ से आया मेरा, सोर्स चार्ज से, जितनी भी सोर्स है वो लेके आ जाओ एंड उस पर क्या कर दो तुम, वॉल्यूमेट्रिक घुसा दो। तो ये दोनों वैसे पॉसिबल है, जिस वजह से तुम्हें करना है करो। और हमने अच्छी तरह से जनरलाइज कर लिया कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक W लिखते हैं। बेसिकली जो डेफिनेशन है वो बहुत काम आती है। अगर तुमने कभी भी सीख रखा है C++
या फिर सी सीख रखा है, या फिर तुमने पाइथन कर रखे हो, या मैथमेटिका चला रहे हो। अगर तुम मैथमेटिक्स चलाते हो वहाँ पे क्या क्या होना पड़ता है, तुम्हें लूप चलाना पड़ता है। बेसिकली वो लूप कैसे काम करता है, अगर तुम इससे बाय यूजिंग मैथमेटिका या फिर कंप्यूटर से सॉल्व करना चाहते हो, तो वहाँ लिखते हो ना F4 i इक्वल टू 0, लेट्स से i इक्वल टू 0 से मैंने शुरू किया, लेट्स से i 1 से शुरू किया, एंड मैंने दिया 50 तक के 50 चार्जेस हैं, एंड i प्लस प्लस। उसके बाद तुम क्या करते हो, 4 j इज इक्वल टू 1, हैंस बिकॉज इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1, तो मैं लिखूंगा j इज ग्रेटर देन 1 एंड j अगेन 50 j प्लस प्लस। अब तुम यहाँ लिखो सपोज ए आई जे हो या क्यू आई जे लिखोगे तुम, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, पहले ये लेगा Q1, उसके बाद ये क्या करेगा इंटरेट करेगा 1 2, फिर ये करेगा Q1 3 Q1 4 एंड सो ऑन। तो इस लैंग्वेज को वो लोग समझ सकते हैं जिन्हें आइडिया है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे लिखी जाती है। तो बेसिकली जो समेशन हम लिखते हैं उसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह ही लिखते हैं कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम को पूरी तरह से बेनिफिट दे या फिर उसी वे से चले। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है अगर आपको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज अच्छी हो। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा फास्ट है, फास्ट पेस में, और इसे मैं फास्ट पेस में इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये जो पूरी पूरी जो लेक्चर है वो कंप्लीट एक रिवीजन फॉर्म में हो कि आपको अच्छी तरह से बिना ज़्यादा किचर बिचर के, बिना ज़्यादा बकवासी करके आपको समझ में आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।